हेलो। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो इलाहाबाद में एक अभिलेख है, उससे पता चलता है, जो कि अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि का क्या नाम था? हरिसेन। आगे देखते हैं, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। तो आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध जीतने वाला राजा, विद्वान एवं उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो क्या दिया गया? चलिए हम लोग देख लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है। तुम्हें पूर्वी तट, समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैगनी क्षेत्र नीले रंग के भी दिखेंगे। ये चीज हम लोग अभी मानचित्र में देखेंगे। यह मानचित्र प्रशस्ति में प्राप्त, तो मानचित्र हम लोग देखते हैं। ये रहा मानचित्र। देखिए, चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। क्या क्या नीतियां थी? ये चारों नीतियां लिखी हैं। मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। आर्यावर्त के उन 9 शासकों का जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो किनका किनका मिलाया था? जो किस रंग के क्षेत्र में? हरे रंग के। तो मानचित्र में हम लोग देखते हैं, ये जो हरा रंग का क्षेत्र है, इसको समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन? कन्नौज है, प्रयागराज है, पाटलिपुत्र है और नालंदा और मथुरा वाला क्षेत्र जो था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। तो दक्षिणापथ के कितने शासक आते हैं? 12 शासक। देखिए, जो आर्यावर्त था वो उत्तर का भाग था। उत्तर के भारत के 9 शासक और दक्षिण के 12 शासक, इनको जीता था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दर्शाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैगनी रंग से बनाया गया है। आंतरिक घेरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा किस रंग से बनाया गया? बैगनी रंग से बनाया गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाय इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है।
बाह्य इलाके के शासकों को नीले रंग से दिखे, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। कौन कौन से? कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और तथा अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। पहले राज्य बढ़ाने के लिए लोग शादी कर लेते थे तो अपने राज्य का विस्तार करते थे। ये भी एक तरीका होता था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ये देखिए आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये सिक्के देख सकते हैं आप लोग, गुप्त वंश में जैसे ये सिक्के चलते थे। देखिए वीणा बजाने वाला राजा, तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कि वीणा बजाने वाला शासक इसके सिक्के में किसके सिक्के में था? तो समुद्रगुप्त के सिक्के में। और क्या था? और देखते हैं समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो वीणा बजाते हुए सिक्कों में दिखाया गया समुद्रगुप्त को, इससे पता चलता है कि वह वीणा का बहुत शौकीन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो रहा मैप, आप इस मैप में देख सकते हैं थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, अजंता, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, ये सब आप देख सकते हैं। चोल, चेर, पांडे, ये संगम साहित्य में आपको पढ़ने को मिलेगा चोल, चेर, पांडे के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विक्रम संवत, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किसके? शकों को विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कौन सा विक्रम संवत उन्होंने चालू किया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो वंशावलियां हम लोग देख लेते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अगले अध्याय में मिलेगी। देखिए आगे चल देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। इनमें से एक हर्षवर्धन के बारे में कहाँ से पता चलता है? उनकी जीवनी से। उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी कौन सी लिखी थी? हर्षचरित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट। उनके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में अध्याय 9 में पढ़ा है। आपको बता दें ह्वेनसांग नाम था जिनका, चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय आए थे। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष के पिता जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो उसमें से दूसरे नंबर पर जो थे कौन से हर्षवर्धन थे और पुत्री का नाम था राजश्री। देखिए पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो हर्ष ने कहाँ पर आक्रमण किया था? बंगाल पर। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी भी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो इनका युद्ध होता है किसके साथ? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध होता है। किसका? हर्षवर्धन का। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के बीच था। तो चालुक्यों का राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। आप लोग चाहे तो ये मैप में देख सकते हैं। देखिए पल्लवों का शासक हो गया, चोल का हो गया, चालुक्य का हो गया। आप लोग मैप में देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। क्या थी? एहोल। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एहोल क्या थी? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मतलब अतिक्रमण का मतलब हथियाना, कब्जा करना। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का कैसे पता चलता है? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन सा था? रवि कीर्ति उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसमें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम लोग अगले कक्षा 7 की बुक में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता है? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटा अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हर्षसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हर्षसेन एक महान महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था।
इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। देखिए, एक नए प्रकार की सेना, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इनमें साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहां कभी भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। क्या? उर। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शक्तिशालियां शताब्दियों तक काम करती रहीं। चलिए आगे देखते हैं। उस जमाने के आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक राजा, देखिए अभिज्ञान शकुंतलम जो राजा, उसमें दुष्यंत नामक राजा शकुंतला नामक की एक युवती से प्रेम करता है। इसकी प्रेम का दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी किसमें दिखाई गई? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको लिखा है किसने? जिसको लिखा है कालिदास ने। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था, उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी की एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे, यानी छुआछूत उस समय था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो राजा की सेना का क्या लिखते हैं उन्होंने?
चलिए इसको देख लेते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जिसमें बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। चलिए अन्यत्र में क्या लिखा है देखते हैं। अरब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारियों तथा नाविकों में भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों में बोदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि पर में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई? लगभग 1400 साल पहले। किसने किया था? पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया है। क्या दिया है? चलिए इसको देखते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज के पाकिस्तान में है, को जीत लिया। चलिए आगे हम लोग, ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन लगभग 1400 साल पहले था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।